नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में आपको कई सारे लोगों से मिलवाती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ मैं कहती भी हूँ कि आपको जिन लोगों से मैं मिलवा रही हूँ उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। बहुत कुछ सीख कर आप आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलता है। आज भी मेरे साथ मेरे खास कार्यक्रम में खास मेहमान है, उनका बहुत स्वागत करेंगे और आज उनसे वो महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो अक्सर मेरे मन में भी चलती रहती हैं। डॉक्टर्स को लेकर कई बार हमारे मन में, हमारे जहन में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। डॉक्टर शब्द बहुत अच्छा शब्द है और जो इस डॉक्टर के कार्य को निभाते हैं उनके लिए तो हमेशा मेरे मन में जो है और दिल में एक जज्बा रहता है कि हमेशा उनको सलाम करूं। आज उन्हीं के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। डॉक्टर्स डे है आज। तो तमाम डॉक्टर्स को मेरे और मेरे पूरी टीम की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और आज का पहला सवाल और मेहमान के साथ जो है इस सवाल को जानेंगे, लेकिन पहले मेहमान का परिचय करवा देती हूं, उनसे मिलवा देती हूं आपको और उन्हीं से जानेंगे आज इस डॉक्टर्स डे के महत्व के बारे में। मेरे साथ है डॉक्टर देशराज गढ़वाल जी हैं, प्रोफेसर है रेडियोलॉजी के। उनका बहुत स्वागत करूंगी। सर बहुत स्वागत है। बहुत ही खास दिन है आज का, डॉक्टर्स डे है। सबसे पहले तो आपको इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहला सवाल तो यही पूछेंगे कि डॉक्टर्स डे है, क्या है? डॉक्टर्स डे एक पूर्व चिकित्सक, जो महान चिकित्सक रहे हैं, डॉक्टर बीसी राय, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है। उनकी जन्म दिवस और पुण्यतिथि 1 जुलाई को ही आता है। तो उनकी याद में ये भारत में 1 जुलाई को सभी डॉक्टर्स एक सम्मान के रूप में, डॉक्टर्स के सम्मान के रूप में हर साल हम बनाते हैं। और ये एक डॉक्टर्स पेशे में जो भी चिकित्सक मेहनत करता है उनको सबको अवार्ड भी दिया जाता है। जी, देशराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो चिकित्सक मेहनत करते हैं, जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। थोड़ा सा मैं भी आपको बता देती हूँ कि वैसे तो ये जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन जो है मैं तो कहूंगी हर चिकित्सक को सम्मानित करना चाहिए क्योंकि एक चिकित्सक है जो हमारे लिए भगवान का रूप होता है। क्यों डॉक्टर साहब, मैंने ठीक कहा? बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताइए कि आप रेडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। रेडियोलॉजी क्या है और किस तरीके से आप इस प्रोफेशन में आए? सबसे पहले जो मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज 2006 में एंट्री ली। मेरी 22वीं रैंक थी पूरे राजस्थान में। उसके बाद मैंने केजीएस मेडिकल कॉलेज बॉम्बे, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करा। और इंडिया में जो डॉक्टर्स बनते हैं वो मेनली गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बनते हैं। कुछ एफएमजी फॉरेन से भी एमबीबीएस करके आते हैं, लेकिन उनको यहाँ एक एफएमजी एग्जिट एग्जाम देनी पड़ती है। उसके बाद दोनों डॉक्टर्स बराबर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो यहाँ से करा है वो उसकी अलग कोई डिग्री है, दोनों की सेम डिग्री रहती है। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। और उसके बाद मैंने एम्स में भी ज्वाइन करा और दिल्ली में भी एसआरसी ज्वाइन करी। उसके बाद मेरे 5 से 6 सेंटर है जिसमें सोनोग्राफी, सीटी एमआरआई की हमारी जांच होती है। और रेडियोलॉजी में हम सिर्फ जांच करते हैं, हमारा काम है डायग्नोसिस, और ट्रीटमेंट हमारा पार्ट नहीं है। मतलब ट्रीटमेंट पार्ट नहीं, लेकिन ये भी तो पार्ट ही है सर, क्योंकि एक रेडियोलॉजी होना भी बहुत जरूरी है जहाँ जांच वगैरह होती है, क्योंकि इसके लिए भी तो किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। खैर, ये तो रही अलग बात। मुझे एक बात बताइए, प्रोफेशन की ही बात करती हूँ। गवर्नमेंट पद आपके पास रहा, उसके बाद क्यों आपने वो छोड़ा और क्यों प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप गए? क्या लक्ष्य ये था कि कुछ सरकारी से हटकर पैसा कमाना है या फिर कुछ और अचीव करना था? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में एक सबसे बड़ा दुविधा का सिस्टम होता है ट्रांसफर पॉलिसी, जिससे एक जो डॉक्टर है जो मेहनत से काम करना चाहता है उसको एक ऐसे नेताओं, जो एक डॉक्टर है वो एक ऐसा प्रोफेशन है, एक मेहनती प्रोफेशन है, वो बहुत मेहनत से डॉक्टर बनता है। उसके बाद उसको अगर ट्रांसफर हो जाता है किसी भी व्यक्तिगत कारण से, कोई भी एक आम आदमी आके शिकायत कर देता है, तो आज के टाइम डॉक्टरी नहीं, हर जो सरकारी पैसा है उसको एक ट्रांसफर का डर रहता है। तो वो उस पैसे में कभी काम नहीं करना चाहता है जहां उसका ट्रांसफर हो रहा हो। एक आम आदमी उसको धमका के चले जाता है, वो अपना बेटर देना चाहता है सरकार को। सरकार भी लेना चाहती है, लेकिन सरकार में
कुछ छुटवे नेता होते हैं जो बहुत छोटे, बड़ी सरकार में बड़े मंत्री लेवल हमेशा डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं, अधिकारी भी सम्मान करते हैं, वो जानते हैं कि बहुत मेहनत से बनता है। लेकिन कुछ छुटवे नेता आते हैं जो डॉक्टर्स को ऐसा क्यों माहौल बना देते हैं, वो लड़ाई करते हैं उनसे, उनसे आके मारपीट तक करने की कोशिश करते हैं। उससे एक और इस प्रकार का सिस्टम हो जाता है कि डॉक्टर खुद व्यतीत हो जाता है कि यार मैं मेरा छोटा सा क्लिनिक चला लूंगा पर मैं मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही कि आत्मसम्मान को तो देखिए कोई भी हो, आप हो, मैं हूं या कोई भी व्यक्ति हो, आत्मसम्मान को तो डॉक्टर साहब अगर ठेस पहुंचेगी तो कोई भी व्यक्ति जो है ये कहेगा यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात कही। लेकिन ठीक है, खैर अपनी अपनी चॉइस है। मुझे एक बात बताइए कि आप जिस प्रोफेशन में हैं आजकल मैं भी ये देखती हूँ कि डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी हो जाती है, मार पिटाई तक नौबत आ जाती है। अब बहुत मतलब बड़े बड़े मामले हो जाते हैं आजकल, तो रील्स बहुत जल्दी लोग बना के वायरल कर देते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो डॉक्टर्स की भी गलती होती है, और कुछ हद तक मैं लोगों की भी मानती हूँ, क्योंकि ना ही तो पेशेंस आजकल लोगों में रहा है और ना ही पेशेंस कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में रहा है। तो मुझे थोड़ा सा एक बार इसको समझा पाएंगे आप? देखो, सबसे पहले तो कोई भी डॉक्टर वो किसी भी समय कभी भी अपने मरीज का बुरा नहीं चाहता। डॉक्टर के पास आतंकवादी आया तो भी उसी हिसाब से इलाज करेगा, एक आम आदमी आया, गरीब आया, अमीर आया, ऐसा नहीं है कि भाई अमीर का मैं कोई अलग ऑपरेशन कर दूंगा, गरीब का मैं छोटा ऑपरेशन करूंगा, अमीर का अच्छा करूंगा। सबका सेम ऑपरेशन होता है, सेम इलाज होता है। दिक्कत एक ही जगह आती है, कुछ जो भीड़ तंत्र आज इंडिया में जो भीड़ तंत्र है, जो मोब है, वो एक इस प्रकार की मोब हो जाती है कि जो डॉक्टर को एक लापरवाही का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाती है। जबकि मेरा इसमें मानना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं बीजीआरएम में काम करता था, वह 18 स्लम आती थी, सबसे बड़ी स्लम एरिया था। वहां रोज रात को 2-3 लड़ाई होती थी, आप मानोगे नहीं, 100 लोग, 200 लोग आ जाते थे। लेकिन हमने एक नियम बनाया था वहां पे कि हम कोई भी मरीज आता था तो हम उसकी आखिरी सांस तक सीपीआर देते रहते, भाग भाग के उसका ड्रिप मॉनिटर करना, बीपी मॉनिटर करना, ये सब करते रहते थे। मरीज चिल्लाते रहते, हमें अटेंडर बहुत चिल्लाते, लेकिन हम उनका ध्यान नहीं देते थे, इवन एब्यूजिंग गालियां तक देते थे, फिर भी हम हमारा काम करते रहते थे। लास्ट तक हम जब मरीज को 2 घंटे बचाने की कोशिश करते थे, 200 की भीड़, लास्ट में उसी भीड़ में बहुत सारे लोग माफी मांग के जाते थे कि यार आपने डॉक्टर साहब मेहनत करी, आपने पेशेंट को बचाने में अपनी जी जान लगा दी। तो उस समय एक ये है कि एक तो भीड़ को खुद को एग्रेसिव होना, आम आदमी को, दूसरा डॉक्टर को अपना काम करना है। डॉक्टर को उस समय रिप्लाई नहीं करना, डॉक्टर अगर रिप्लाई करता है तो झगड़ा बढ़ता है और ज्यादा माहौल खराब होता है। तो डॉक्टर को अपना काम करना है। हालांकि भीड़ में कुछ शरारती तत्व होते हैं जो अटेंडर नहीं होते, कोई दूर के आदमी होते हैं, तो उनसे बचने का एक ही तरीका, डॉक्टर को अपना काम करो, 2-3 घंटे जितनी मेहनत लगे अपने मरीज को बचाने में पूरी लगा दो। अगर कई बार नहीं बचता, देखो ऐसा नहीं कि हर डॉक्टर के पास कोई ऐसी रामबाण है कि नहीं बचा पाता, तो उसमें शिद्दत से मेहनत करता है, तो बाद में सारे टेंडर उसके घर वाले उससे माफी भी मांगते, धन्यवाद भी बोल के जाते, दोबारा भी उसी के बाद दिखाने आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे से गुस्से में हो गया। क्रोध एक ऐसा है जिसमें क्रोध में आदमी कई बार गलत डिसीजन ले लेता है। दूसरा, डॉक्टर्स को आपस में कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। कई बार डॉक्टर्स होते हैं जो कंपटीशन की वजह से एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे डॉक्टर्स की कभी कभी बुराई कर देते हैं। कुछ डॉक्टर्स में ये आदत है, सब में नहीं बता रहा मैं। तो उसकी वजह से क्या है कि एक अटेंडर ये फोन पे राय ले लेता है, दूसरा डॉक्टर कभी कभी बुराई कर देता है, किसी यार वो वहां कहां दिखा रहे हो, आप मेरे पास ले आओ। तो उसकी वजह से भी अटेंडर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मेरा तो सबसे पहले आप डॉक्टर से आपस में कभी बुराई मत करो, और इसमें जैसे मरीज है उनको भी धैर्य बनाए के रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय है उसमें ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं जिसमें 10 साल तक सजा हो सकती है अगर कोई अटेंडर किसी डॉक्टर से मारपीट करता है तो एक चीज मुझे बताइए, जिस तरीके से मारपीट की और ये सारी हमने बात की, बात वही है कि बस पेशेंस होना चाहिए, चाहे मरीज हो चाहे डॉक्टर हो। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछूंगी, हालांकि हो सकता है थोड़ा सा आपको अब ऐसा लगे कि मैडम ऐसा क्यों पूछ रही है मुझसे। हम कैसे पता लगाए कौन सा डॉक्टर हमारे लिए अच्छा है और कौन सा डॉक्टर हमारे लिए अच्छा नहीं है? वैसे तो आप डॉक्टर तो यही कहेंगे मैडम सारे डॉक्टर ही अच्छे होते हैं। देखो, आज सब पढ़े लिखे, एआई का जमाना है, सबको पता रहता है मेरे किडनी स्टोन है तो मैं यूरोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, मेरे को ट्यूमर का ऑपरेट कराना है सर का तो मैं न्यूरो सर्जन के पास जाऊंगा, हार्ट की प्रॉब्लम तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा। उसको उसी संबंधित ब्रांच के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ जैसे है सिस्टम में जो लोग कम शिक्षित है, तो वहां तक अपने को एक इंडिया में ये ले जाना पड़ेगा कि हर शिक्षित आदमी को शिक्षित करना पड़ेगा, और उस लेवल तक हमको ले जाना पड़ेगा कि भाई आपको जहां सुविधा मिल रही है, देखो एक जैसे स्मॉल हॉस्पिटल है, एक तो छोटा हॉस्पिटल है, एक बड़ा जैसे जाइंट कॉर्पोरेट ग्रुप है। अभी क्या कॉर्पोरेट का टाइम आ रहा है, लोग
कह रहे कि मैं कॉर्पोरेट में दिखाऊंगा, बड़े हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, छोटे हॉस्पिटल में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सबके पास इंश्योरेंस है, स्कीम्स है गवर्नमेंट्स की। लेकिन आप ये भी सोचो, जो छोटा हॉस्पिटल है उस छोटे हॉस्पिटल में भी केयर बेटर करता है। एक डॉक्टर होता है, वो अपना खुद के एक एक मरीज को परिवार की तरह मानता है, इसलिए छोटे हॉस्पिटल को भी अपने को दिखाना चाहिए, उसमें इलाज कराना चाहिए, उसमें ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में एक सिस्टम अलग होता है, छोटे में हर मरीज का इलाज अलग होता है। तो ऐसा नहीं कि छोटे हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, बड़े में बेटर होता है, ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर है एमबीबीएस कर ली, उसने ब्रांच में स्पेशलिस्ट कर दी, उसने सेम ही डिग्री लेके आए, सेम ही मेहनत करी है, और उसमें ऐसा ज्यादा अंतर नहीं होता। कुछ डॉक्टर्स आपस में कंपटीशन में मार्केटिंग करने के लिए करते हैं। डॉक्टर्स का कंपटीशन है डॉक्टर साहब, यहाँ तो प्राइवेट और गवर्नमेंट का भी कंपटीशन है। हम कैसे नजर रखेंगे, कैसे पता चलेगा ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, फलाने का हॉस्पिटल अच्छा है, या मेरे जानकार के हॉस्पिटल में चल लेते हैं, वहां बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं अक्सर सुनती हूँ, कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत एजुकेटेड क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, पढ़ लिख कर जो है डॉक्टर बनते हैं। खैर पढ़ लिख कर सभी बनते हैं, बट एक होता है लोगों के मन में कि सरकारी में जाएंगे तो बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, चिकित्सा की जो है अपॉर्चुनिटीज वहां अच्छी मिलेंगी। तो उस समय हम कैसे पता चले, हमें कैसे पता चले अगर हम आम इंसान है तो? आम इंसान को आप स्पेशलिटी के पास जाओ, चाहे सरकारी जाओ, प्राइवेट जाओ, कहीं जाओ। आजकल तो प्राइवेट में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप बिना पैसे दिए भी प्राइवेट बिना पैसे तो साहब इलाज ही नहीं होता। बामासा जैसी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, बहुत सारी आरजीएचएस ऐसी योजनाएं जो सरकार ने चलाई है। पर इसमें क्या है कि एक तो सबसे पहले ये है कि आजकल कुछ सिर्फ 5 से 10% जो स्टाफ है जो मेडिकल में, वो कट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है, अपने किसी जानकार को फोन करेंगे, कहेंगे यार यहाँ मत दिखा, तू आप वहां ले जाओ। उस हॉस्पिटल में पहले फोन करके बोलेंगे कि हम एक कट प्रैक्टिस होता है जिसमें कि मेरे को 10% जो टोटल इलाज खर्चा होता है वो उनको मिल जाता है। तो कुछ जैसे मेडिकल स्टाफ में है जो इस हॉस्पिटल की बुराई करेंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे। क्यों बुराई करेंगे? क्योंकि उनको वहां से पैसा मिलेगा। अगर यहां मरीज रहेगा तो उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो ये एक इस पे पूरी तरह लगाम लगानी चाहिए। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो प्रिवेंशन ऑफ कट प्रैक्टिस एक्ट है, जो महाराष्ट्र में 2018 में लागू कर चुके हैं, राजस्थान और बाकी स्टेट में भी मैंने बात करी है, इसमें मैंने सेक्रेटरी मैडम से 2 बार मिलकर आया हूं, इसको राजस्थान में इंप्लीमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि कट प्रैक्टिस एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। सभी कंट्री में, यूएसए, यूके, सब जगह 10 साल तक की सजा है अगर कोई कट लेके कोई प्रैक्टिस कर रहा है। सब नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हर डॉक्टर कर रहा है, कुछ डॉक्टर्स करते हैं जो गलत है। और कट प्रैक्टिस में क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन में क्या होता है कि गलत चीज को आप सही साबित कर देते हो, सही को गलत साबित कर देता हो। तो कट प्रैक्टिस तो पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। और ये मैं आने वाले समय में जल्दी जो कट प्रैक्टिस है, ये प्रिवेंशन कट प्रैक्टिस एक्ट राजस्थान में भी आ जाएगा। मेरा ऐसा लगता है कि अगली विधानसभा, इससे अगली विधानसभा में गवर्नमेंट अगर सीरियसली लेगी तो ये जल्दी कानून पास कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि एक मरीजों को फायदा होगा, डॉक्टर्स में भी आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में डॉक्टर्स एक अच्छे व्यवहारिक माहौल में रहेंगे। कट प्रैक्टिस से जो नीचे के सबऑर्डिनेट स्टाफ होते हैं वो एक दूसरे डॉक्टर्स की बुराई करके अपना कमीशन बढ़ाने के चक्कर में डॉक्टर्स में एक आपस में झगड़ा करवा देते हैं। तो ये कट प्रैक्टिस एक्ट गलत है, इसको पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए और जल्दी विधानसभा में ये पास करवाएंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी किसी कोई देख रहा हो और किसी के मन में चल रहा हो मुझे भी डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर कैसे बनते हैं और एजुकेशन सिस्टम में कैसे बदलाव आना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अगर बात करें तो मैं कई बार देखती हूँ डॉक्टर साहब की लोग जो है बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाते हैं पढ़ने के लिए कि हमें तो डॉक्टर बनना है, तो हम बाहर से कुछ कोर्स वगैरह होते हैं, मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो लोग कहते हैं कि बाहर जाएंगे, वहां से इजी वे में जो है हमारी एजुकेशन हो जाएगी, फिर इंडिया आकर जो है हम तैयारी करके प्रैक्टिस करके डॉक्टर बन जाएगी। तो मुझे थोड़ा समझाइए कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। देखो, डॉक्टर्स के लिए नीट एग्जाम लगती है, पर नीट में सबसे बड़ी दुविधा है कि जैसे 200 में से एक आदमी पास हो रहा है, लगभग 200 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे तो बाकी 199 का क्या हो रहा है? ये सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है। आज के टाइम आप ही मानो 12वीं तक हम बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो इतनी ज्यादा पढ़ते हैं हमारे जीवन में कभी काम नहीं आती। डॉक्टर में हम, आप मानोगे नहीं, इतनी पढ़ चुके, इतनी पढ़ते थे, हमें इतना पढ़ाया जाता है सिर्फ रट्टा मार जो है, हमें स्किल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोई नॉलेज नहीं दिया जाता। इवन एमबीबीएस में आप मानोगे नहीं, मैं एसएमएस में इंटर्न तक थे, हमें वार्ड में मरीज तक नहीं देखने दिए, कभी वार्ड में ढंग से काम नहीं करने दिया, हमें ये कहते थे ये तो इंटर्न है। एमबीबीएस को एक जस्ट एक थ्योरेटिकल डिग्री करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि एक एमबीबीएस डॉक्टर फील्ड में जाएगा तो बेचारा प्रैक्टिकल में कैसे फेस करेगा? उसको प्रैक्टिकल नॉलेज जो और अदर कंट्रीज में है
वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, मरीज को सीधा दिखाने का एक जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं है। स्किल ओरिएंटेड यहाँ किसी भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं, यहाँ सिर्फ रटाया जाता है। आप आईएएस बनता है वो भी रट के तो इस पढ़ाई करके बन जाता है। रटने के मैं तो इसको ये कहूंगी, रटने वाले बिजनेस को कैसे कम करे, इससे कैसे इसका छुटकारा का एक ही तरीका, आप गवर्नमेंट को एजुकेशन पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, स्किल ओरिएंटेड करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने 2022 में 5+3+3 4 वाला करा है, लेकिन इसको स्टाफ की कमी है, लोगों में इतना बजट नहीं है, एजुकेशन में बिल्कुल बजट नहीं है, तो सरकार इसमें खर्च करती नहीं। तो ये सुधार की तो अभी अगले 20 साल तो कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार ने इसमें ऐसी कोई पॉलिसी बना दी थी, लेकिन इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर रही। इसकी वजह से आज भी सब लोग, इवन खुद आईएएस ऑफिसर भी, उसको पता है कि मैं रट के किताबें पढ़ के पास हो गया हूं मैं, उसको ये नहीं पता कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी लास्ट 1 साल की ट्रेनिंग में लेता है। उसमें कितना लेता है, उसमें भी थ्योरी ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल तो फील्ड में जाके लेता है। पहली बार जो एसडीएम बनता है तो उसको जब वहां भीड़ आती है तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं तो इसके लिए तो तैयार ही नहीं होके आया था। तो इतना उनको इतना ये ट्रेनिंग जो होती है वो हर फील्ड में स्किल ओरिएंटेड होनी चाहिए। इवन इंजीनियर हो, आपके पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, सबको स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए। वकील हो, उनको स्किल ओरिएंटेड इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, जिस तरीके से आप स्किल्स ओरिएंटेड की बात करें कि भाई स्किल्स होंगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर ही जाएगा। नीट पेपर की आपने जिक्र किया कि नीट पेपर जो है क्लियर करना पड़ता है। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब, आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम रह गया था, पेपर लीक जैसा मुद्दा हो गया, तो बहुत सारे लोग जो है इस नीट एग्जाम को नहीं दे पाए थे, या कुछ ने दिया था तो उनका सिलेक्शन हो भी गया था, लेकिन वो पेपर रद्द हो गया तो उनका भविष्य खराब हो गया। आप एक चीज बताइए, एजुकेशन सिस्टम में कैसे बदलाव आएगा जब इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेंगे? जो बच्चे सपना देख रहे हैं कि उनको डॉक्टर बनना, और अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। पहले ये चीजें बहुत कम होती थी, अगर होती भी थी तो हमारे सामने नहीं आती थी। अब लाखों बच्चों का भविष्य डॉक्टर साहब दांव पे लग जाता है। देखो, इसके लिए स्ट्रिक्ट जो कानून की पॉलिसी, कानून में बदलाव की सख्त जरूरत है। हमने लिख के भी दिया था, इसमें लॉ में चेंजेस की जरूरत है। जो आदमी पेपर लीक्स में शामिल हो, उसकी संपत्ति नहीं, उसके जो पूरी संपत्ति के अलावा उसको उम्र कैद की सजा मिले, कम से कम उम्र कैद की सजा। नेता मंत्रियों के साथ भी लिप्त पाए जाते हैं डॉक्टर साहब। अगर कोई लिप्त, कोई भी नेता और मंत्री लिप्त हो, मेरा मानना यह है कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और कोई पेपर लीक कराता है तो वो एक पेपर लीक में अगर शामिल होता है तो एक आदमी का भविष्य नहीं खराब करता, पूरे हर युवा का भविष्य खराब करता है। इसके लिए सबसे पहले तो कानून इंप्लीमेंट इतना ढंग से करना पड़ेगा सरकार को। इसमें पहले भी हमने लिख के दिया, इसमें लाइफ इंप्रीजमेंट का कम से कम होना चाहिए। कोई पेपर लीक करा रहा है उसको कम से कम उसकी 3 साल तो कोई बेल एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। 3 साल तो उसको बेल भी नहीं लगा सके। बेटर एजुकेशन के लिए ये सिस्टम काफी है? नहीं, बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है। पर इंडिया में ये चीज कॉमन है कि यार वो भी तो कर रहा है, भ्रष्टाचार है, उसमें भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। ये एक डुलमुल रवैया चल रहा है, जबकि इसमें सख्त एक्शन की जरूरत है। हमारे यहाँ ये भी तो है कि 2-4-6 महीने जेल में रहकर बाहर भी है, जमानत में। वही मैंने कहा ना, 3 साल उसमें बेल एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। इसको अगर लॉ में चेंज करें, जैसे एनडीपीएस एक्ट है, उससे बेटर इसको बनाए कि 3 साल आप जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो 3 साल तो जेल रहेगा इसमें। उसके बाद सजा, बाद में उसकी कोर्ट में ट्रायल चलते रहे, उम्र कैद तक की सजा हो, मिनिमम उम्र कैद की सजा हो, तभी इस पे रोकथाम होगी। नहीं तो आने वाले समय में और पेपर माफिया होंगे। लोग, ये डर खत्म हो गया कि मेरा तो पेपर चोरी हो जाएगा, मैं युवा भी पढ़ नहीं रहा यार, मैं कहीं से पेपर का जुगाड़ कर लूंगा। सब एक अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, युवा नशे में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नेता है उनको ये लग रहा है कि मैं कर लूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं पेपर चोरी कर लूंगा, मेरे उनके परिवार रिश्तेदारों को सेट कर लूंगा। ऐसा नहीं है। आने वाले समय में लोग का बदलाव बहुत जरूरी है। पेपर में तो बहुत जरूरी है। चाइना जैसा रूल होना चाहिए जिसमें एक सिंगल एग्जाम होती है, पर उसका पैटर्न ऐसा होता है कि कभी भी वो पेपर आउट नहीं होता। इंडिया में थोड़ा डुलमुल रहे हुए, आने वाले समय में बदलाव की सख्त जरूरत है, एकदम सख्त जरूरत है। तो फिर क्या करें, चाइना चल के पढ़ लें? बताइए, अगर चाइना पॉसिबल है तो देखिए, ये तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, ये एजुकेशन सिस्टम को बेटर तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे ही गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। क्यों आज हमारे बच्चे बाहर फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां से जो है डिग्रियां ले रहे हैं। अगर यही सुविधाएं हमारे हो जाएं तो हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं कई बार देखती हूँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, नहीं लौट पाते हैं, कई बार पता चलता है उनकी डेथ हो गई, वहां पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हो जाती, वो कभी लौट नहीं पाते। तो ये सिस्टम तो देखिए हमारे यही ठीक होना बहुत जरूरी है। एक चीज डॉक्टर साहब, मैं कई बार देखती हूँ कि हमारे यहाँ पर जिस मेडिकल की हम बात कर रहे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट बहुत कम है, कॉलेजेस बहुत कम है।
उनकी पूर्ति कैसे होगी ये मैम, बताइए। हमें तो ऐसे लगता है, मैं जब 2006 में था, हमारे टाइम राजस्थान में 600 सीटें थी, 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट थे, 2 प्राइवेट थे, महात्मा गांधी निम्स। आज राजस्थान में 40 से ऊपर मेडिकल कॉलेज है। तो मुझे तो लगता है कि सीट्स कम नहीं है, सीट्स अभी इस समय खूब है, लेकिन जो पेशेंट का और जो डॉक्टर का जो टाइमिंग है, जैसे अदर कंट्री में जाओगे तो एक पेशेंट को एक डॉक्टर 1 घंटा देखेगा, उसको पूरा इलाज लिखेगा, पूरा उससे बात करेगा, पूरा उससे 1 घंटा कम से कम मिनिमम टाइम देगा, इससे कम टाइम देगा नहीं ओपीडी में। यहाँ इंडिया में डॉक्टर 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट या 5 मिनट देखता। आप खूब दिखाते हो, ओपीडी में जाते हो, डॉक्टर 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता। नहीं तो क्यों नहीं देता? उसकी वजह, यहाँ पे डॉक्टर को 100 से 200 रुपए फीस मिलती है, वहां आपको $1000 मिलेगी। $1000 यानी लगभग 50,000 के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है एक पेशेंट देखने में। तो मरीज दिन में 5 से 10 मरीज देखेगा, यहाँ एक डॉक्टर 200, 300 मरीज देख रहा है, सरकारी में 500 मरीज देख रहा है। तो उसमें क्वालिटी अपनी डाउन हो रही है। डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज ओके, पर उनको टाइमिंग जो पेशेंट को देखने की हो रही है, जो क्वालिटी खराब हो रही है, उसके लिए ये फिक्स करना चाहिए कि एक डॉक्टर को दिन में 20 मरीज ही देखे। उसको जैसे अदर कंट्री में फिक्स नियम है कि आप इतना टाइम में इतने ही मरीज देख सकते हो, एक लाइफ बैलेंस होते हैं उसका भी। जैसे एक डॉक्टर है सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक मरीज देख रहा है, सीनियर डॉक्टर, खूब सीनियर डॉक्टर, खूब मरीज है उसके पास, लोग उसी के पास ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसे, इंडिया में भीड़ तंत्र है। इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है, जिस नेता के पास ज्यादा भीड़ होती है, चाहे वो कितना भ्रष्ट हो, उसको सबसे बड़ा नेता मानते हैं। वैसे डॉक्टर में जिसके पास भीड़ ज्यादा है वो अच्छा डॉक्टर है। और वो भीड़ कैसे, वो नहीं पता, वो एक इंडिया में सिनेरियो बन जाता है, एक बार भीड़ बन गई तो बन जाती है। तो वो डॉक्टर सुबह 5 से 12, 1 बजे तक देख रहा है, उसका 11, 1 बजे, 11 रात को 11 या 12 बजे उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी, वो क्या थक जाएगा, इसलिए इसी एनर्जी से देख पाएगा। इसलिए जो इंडिया में जो डॉक्टर्स है वो कम नहीं है, डॉक्टर्स खूब है, लेकिन उनको पेशेंटों को टाइम देने का जो है वो 1 घंटा कम से कम होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले फीस इंक्रीज करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो मिनिमम फीस है वो बढ़ाए और फिक्स मरीज देंगे, 20 या 30 मरीज। सरकारी अस्पतालों का क्या हाल? ये तो चलिए आपकी प्राइवेट की कर दी, फीस प्राइवेट वाले बढ़ा देंगे, वहां बेचारे हम जैसे आम लोग है वो जा नहीं पाएंगे, गरीब तबके के लोग जा नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या हाल? आप एसएमएस गवर्नमेंट में सबसे, लंबे लंबे कतारें गवर्नमेंट में सबसे बड़ा यही दिक्कत है कि गवर्नमेंट में जैसे 7 यूनिट है, एक जैसे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में 50 से 100 डॉक्टर है, लेकिन एक यूनिट का डॉक्टर एक दिन ही ओपीडी देखेगा, दूसरे दिन सर्जरी करेगा, बाकी दिन उसके फ्री डे होंगे, ठीक है, बाकी 4 दिन 5 दिन वो फ्री रहेगा। इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। सरकार को अगर 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट या 3 यूनिट की ओपीडी चालू कर दे, तो उससे क्या होगा, जैसे डॉक्टर्स जो देख रहे हैं उनसे 4 गुना ज्यादा डॉक्टर देखने लग जाएंगे। सरकार इसमें कभी भी ओपीडी, जैसे 7 यूनिट है किसी भी न्यूरो सर्जरी, किसी में 8 यूनिट है किसी और डिपार्टमेंट, तो 7 यूनिट है तो 1 यूनिट के मरीज, 1 यूनिट वाले डॉक्टर ही मरीज देखेंगे, बाकी 6 यूनिट के मरीज नहीं देखेंगे। उसके अलावा बाकी 6 यूनिट के अदर डिपार्टमेंट राउंड करके चले जाते हैं। सर्जरी वालों को समझते हैं कि 1 दिन सर्जरी करनी पड़ती, मेडिसिन वाले सिर्फ 1 दिन ओपीडी देखेंगे, बाकी दिन क्या करेंगे, 6 दिन फ्री रहते हो, एक प्रकार से बिल्कुल फ्री रहते हैं। राउंड करने में 1-2 घंटा लगता है, उसमें आप भी जानते हो 1 घंटे में ज्यादातर हॉस्पिटल की वार्ड तो रेजिडेंट संभालते हैं। तो सरकार को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि जैसे 100 के 100 मेडिसिन के डॉक्टर वो डेली देखे, जहां 7 या 8 डॉक्टर देख रहे थे वहां 100 डॉक्टर देखेंगे, तो पेशेंट्स का जो वेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, बेटर तरीके देखेंगे। सरकार को एक ही चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एसएमएस जितना है बराबर का हॉस्पिटल, एक ऐसी जितने इंस्टीट्यूट उनके डबल इंस्टीट्यूट बनानी पड़ेगी। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाएगी तो ही सिर्फ और सिर्फ बेटर इलाज हो सकता है। सरकार को इसमें अभी 2% बजट खर्च करती है गवर्नमेंट हेल्थ पे, हेल्थ केयर पे सिर्फ 2% है, अदर कंट्री में 7% है, यूएस जैसे कंट्री में 7% है। इंडिया में इसके लिए कम से कम 5% बजट होना चाहिए। इंडिया वाले डिफेंस पे अच्छा खर्चा कर रहे हैं, आई न्यू, बट एक हेल्थ और जो एजुकेशन उस पर बेटर खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि देश को अपने हेल्थ और एजुकेशन ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मानता हूं मैं। बिल्कुल, हेल्थ और एजुकेशन मस्ट है। मैं तो सभी को कहती हूँ पढ़िए और पढ़ते रहिए जितना पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, 2 आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मेरे दिमाग में कई बार आता है कि इंडियन डॉक्टर्स और वकील भीड़ तंत्र क्या होता है, कई बार लोगों के मुंह से सुनती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इसे अगर अपनी भाषा में परिभाषित करेंगे तो किस तरीके से बता पाएंगे? देखिए, वकील में भी एक ऐसा होता है, जैसे प्रैक्टिकल की एक वकील फ्री बैठा है सुबह से शाम तक, उसके पास एक क्लाइंट है, और एक वकील ऐसा है जिसके पास अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता। दोनों ही सेम डिग्री लेके आते हैं, सेम अप्रोच से आते हैं, पर एक स्किल ओरिएंटेड काम है।
जिसमें पास स्किल ज्यादा है वो बेटर काम करता है। लेकिन डॉक्टर्स में हमारी सबकी स्किल लगभग सेम होती है, ट्रेनिंग सेम दी जाती है। वकील का हम मान सकते हैं क्योंकि उसकी बोलने की कला होती है। हमारी सबकी ट्रेनिंग सेम होती है, डॉक्टर्स की सेम ट्रीटमेंट लिखेंगे। अगर किसी के रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो सेम ट्रीटमेंट लिखेंगे। डोज डिजीज की सीरियसनेस के आधार पर डोज डिसाइड करता है, सब डॉक्टर सेम लिखेगा। वकील में हम मान सकते हैं कि भीड़ तंत्र है कि भाई वकील में, पर डॉक्टर्स को एक मानना पड़ेगा कि जब भीड़ आए, कोई भी मोब आती है तो डॉक्टर को अपना काम करना चाहिए। जिस डॉक्टर के घर पे कभी एक बार जीवन में, हर डॉक्टर आज के टाइम जीवन में एक बार कम से कम मारपीट का शिकार होता है। मानोगे नहीं, हर डॉक्टर से अगर सच्चाई पूछोगे कभी ना कभी उससे मारपीट हुई है पेशेंट या अटेंडर ने आके। तो उसका क्या होता है, वो 1 लाख मरीज देख चुका, तो 1 लाख में से अगर एक मरीज के साथ भी कुछ कम हुआ तो 1 लाख का जीरो हो जाता है। तो इस भीड़ तंत्र को अपने को समझना पड़ेगा। इंडिया में भीड़ तंत्र पे, मोब लिंचिंग पे भी कानून आ रहे, इसमें बेटर और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भी इसको इंप्लीमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ होती है वो सही नहीं होती। भीड़ का मतलब ये कि मेरे पास 500 आदमी में सही डिफाइन भी नहीं कर सकते कि भीड़ कैसी है या किस रूप में वो आ रही है, वो कब अटैक कर जाए उसका पता नहीं होता। भीड़ हमेशा, भीड़ से आप गलत सही नहीं कर सकते। भीड़ में क्या पुलिस अधिकारी प्रशासन के दबाव में आके गलत के सही डिसीजन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जैसे पैसे में भीड़ तंत्र का, वकील पैसे में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, भीड़ होनी नहीं चाहिए। थैंक यू। हाँ नहीं बिल्कुल। एक और सवाल मैं पूछूंगी, अब सबसे आखिरी में सवाल पूछना चाहिए मुझे कि आपको कैसा लगा डॉक्टर बनकर, और हमारे जो यूथ है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत डॉक्टर्स मैं जब क्या मैसेज बहुत छोटा था तो मैंने साइंस ली, फिर उसके बाद मैंने एकदम ऐसे इतना मेहनत से हम पढ़ते थे, बहुत ऐसे लगता था कि डॉक्टर से बहुत सेवा का भाव है। पर आज वो रेस्पेक्ट देखो नहीं रही। आम पब्लिक का सिनेरियो मान लो, वो वाली रेस्पेक्ट जो 30 साल पहले एक डॉक्टर को भगवान मानते थे, वो आम पब्लिक नहीं मान रहे। उसमें कुछ आम पब्लिक का भी हाथ है, डॉक्टर का भी हाथ है। डॉक्टर को भी भगवान बनना है तो उनको फ्री इलाज करना पड़ेगा, कभी कभी सेवा भी करनी पड़ेगी उनको, और पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये आदमी है, भगवान नहीं है, इसकी भी जीवन है, इसका भी परिवार है, इसको भी 2 रुपए कमाने, मेहनत करके आया पैसे कमाने, तो उसको अगर कोई 2 रुपए ले रहा है, पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। और आम डॉक्टर को भी सोचना पड़ेगा कि यार मैं कभी कभी, मैं बहुत बार मैं फ्री इलाज भी करूं, लोगों की सेवा करूं, क्योंकि सेवा के बिना आम आदमी आपकी इज्जत नहीं, सेवा के बिना मेवा नहीं होता। तो देखिए, आज का मैंने कहा ना कि बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है। आज डॉक्टर्स डे है, तमाम डॉक्टर्स को मैं पुनः जो है ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि भाई डॉक्टर्स ही हैं जो हमारे हर बीमारी का इलाज करते हैं, क्योंकि आप और मैं तो डॉक्टर बन नहीं सकते, और हमें हमारी बीमारियों का इलाज पता भी नहीं होता, कौन सी दवाई खानी है, कौन सी हमारे लिए ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। क्योंकि आपको पता है, अगर सर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है हमें, तो हम तुरंत जो डॉक्टर के पास भागते हैं। और हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि डॉक्टर भाई भगवान का दूसरा स्वरूप होते हैं। तो मैं सभी से यही कहूंगी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि जो है कई बार डॉक्टर्स को जो है ऐसी चीजें झेलनी पड़ जाती है, कई बार मरीज उनके साथ हाथापाई पर उतर आते हैं, कई बार बदतमीजी हो जाती है। क्योंकि मैं जब उन वीडियोस को देखती हूँ, क्योंकि आजकल सारी चीजें वायरल होते हुए सेकंड नहीं लगती, जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके अंदर कामनेस है, और अगर आप हर चीज को टैकल करना जानते हैं, तो चीजें जो है सॉल्व हो सकती है। लेकिन हम क्या उस एग्रेशन के अंदर इतना गुस्सा जाहिर कर जाते हैं कि ना हम सामने वाले को समझते हैं और अपना आपा खो देते हैं। तो मैं तमाम दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूंगी, आज का दिन बहुत विशेष दिन है, बहुत सारे डॉक्टर्स आज सम्मानित हो रहे हैं, और हम भी यही चाहेंगे कि वो सम्मानित होते रहें, क्योंकि उन्होंने इस मुकाम तक आने के लिए बहुत कुछ गंवाया है, बहुत सारी मेहनत की है, तब जाकर वो डॉक्टर के पद पर आसीन है। तमाम दर्शकों से एक ही अपील है कि एग्रेशन नहीं दिखाइए, गुस्सा नहीं दिखाइए, सभी के प्रति प्यार, समर्पण और त्याग की भावना जरूर रखिए। पुनः हमारा समाचार की टीम की तरफ से जो है सभी डॉक्टर्स को जो है मैं डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।